बाबूजी, अगर आपको रोटी खानी थी तो आपको पहले बोलना था। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि जब जिसका जो भी चाहे खा लिया। गिनकर बनती हैं रोटियां। ऐसा नहीं कि आप जब भी बोल देंगे तो रोटी तैयार मिलेगी। अब लीजिए मेरे हिस्से की रोटी। आज मैं किसी तरह चावल खा लूंगी। और क्या बोलकर तमक कर उठी वंदना और दो रोटियां विकास के लिए प्लेट में बड़ी ही उपेक्षा से रखा और खुद चावल वाले डोंगे से चावल निकालकर अपने प्लेट में रखने लगी। विकास जी अपनी बहू का यह रूप देखकर एकदम तंग रह गए। उन्होंने इस अपमान की तो सामने से भी उम्मीद नहीं की थी। खैर, वंदना का ऐसा विरूप व्यवहार देखकर चौंक तो सुधा जी भी गई थी, पर उसने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए बोल पड़ी, बहू तुमने अपने हिस्से की रोटी क्यों दे दी? तुम मुझसे ले लो रोटी। रहने दीजिए माँ जी, ऐसा ही था तो पहले क्यों नहीं दे दी खुद की रोटी? आप दोनों एक जैसे हैं, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। खाना खाइए और मुझे भी चैन खाने दीजिए। उन्होंने भी कदाचित अपनी बड़ी बहू से यह उम्मीद नहीं थी कि और वह जानती थी कि यह लड़ाई सिर्फ रोटी को लेकर नहीं होती है, बल्कि अब बहू बेटा उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी चलो मान जाते हैं। और मुन्ना थोड़ा सा तो लिहाज करता ही था, इसलिए दोनों ने इस आशा के साथ अपने बेटे संजय की तरफ देखा और बोले, जिससे वह प्यार से मुन्ना कहकर बुलाते थे, कि वह शायद अपनी पत्नी की बात का विरोध करते हुए कहेगा, भला ऐसे कैसे तुम अम्मा और बाबूजी से बात कर रही हो? लेकिन जब उन्होंने देखा उनका बेटा सिर पर सिर हाथ रखकर बैठा है और सिर झुकाए ही चुपचाप रोटी के टुकड़ा तोड़कर अपने मुंह में रख रहा है, तब भी वह समझ गए कि अब इस घर में उनका दाना पानी बंद हो रहा है या हो चुका है। अब सम्मान की रोटी यहाँ हरगिज नसीब नहीं होगी जैसे कि पहले होती थी। चुपचाप दोनों अपमान के घुटनों के साथ किसी तरह की रोटी के टुकड़े निगल गए। विकास जी ने तो दोबारा सब्जी भी नहीं ली, बस किसी तरह रोटी दाल में भिगोकर निगल गए। अगर जरा सा भी खाना छोड़ देते तो फिर सुनने को मिलता, क्योंकि बहू बहुत तेज थी और खाना भी बर्बाद हो रहा था। इधर पति के अपमान से और बेटे की चुप्पी से सुधा जी की आंखों से आंसू की तरह बहे जा रहे थे कि कुछ ज़्यादा ही नमकीन लग रही थी रोटियां। लेकिन उन्होंने बिना एक भी आवाज़ किए किसी तरह थाली का खाना खत्म किया। और खाना खत्म करके दोनों जब अपने कमरे में आए तो उनकी आंखें नम हो गईं। तो कुछ देर तक उनके मुंह से कोई आवाज़ भी नहीं निकली और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या बात करें। इतना अपमान और ऐसी बेरूफी
बातें उन्हें पहली बार देखने को मिली हैं, पर खाने को लेकर इतना अपमान इनके लिए बहुत गर्व की बात है और पहले नहीं हुआ था इतना अपमान जितना अब हो रहा है। लगभग पिछले 2 महीनों से मुन्ना और बहू उनसे खराब व्यवहार कर रहे थे, पर बहू तो सास से उलझने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही रही थी। लेकिन आज रविवार होने की वजह से पूरा परिवार एक साथ लंच कर रहा था और चुन्नू और मुन्नू पहले ही खाकर टीवी को देखने लगे। टीवी देखते ही वह अपने कमरे में चले गए। वैसे तो दोपहर में विकास जी चावल ही खाते थे, पर आज बहू ने पनीर बनाया था और पनीर उन्हें रोटी के साथ ही अच्छा लगता था। अतः बहू से रोटी मांग कर बैठे तो यूं लगा कि जैसे तूफान आ गया हो, पर बहू का वो रुद्र रूप देखकर उनकी आंखें तरस कर सब याद करके विकास जी और सुधा जी ने व्यपमूड सब महसूस कर रहे थे। तो यह इस बात को दिल से मत लगाओ, दुल्हन बहुत थक गई होगी। फिर भी मैंने भी खामोशी से काम लिया और रोटी मांगकर उसे परेशान कर दिया था। जब सुधा जी ऐसा व्यवहार कर रही थी आई, तब विकास जी का बड़ा सा संयुक्त परिवार हुआ करता था। 3 सास और एक पर सास घर में सबकी लाडली बहू थी, जिसको गुलगोथनी सी प्यारी भोली भाली सुधा जी सब उन्हें दुल्हन कहकर बुलाती। तो जाने कब उनकी सुना सुनी विकास जी भी अपनी पत्नी सुधा को दुल्हन कहकर बुलाने लगते थे। और आज जब कि खुद सुधा जी को बहुओं की सास थी, फिर भी विकास जी उन्हें दुल्हन छोड़कर और कुछ बुला नहीं पाए। तो उन्होंने पति के मुंह से सहानुभूति के 2 शब्द सुनने थे कि सुधा जी के अब तक जतन से रो हुए और आंसू निकल पड़े। वो ऐसी हिचकियां लेकर रोई जैसे कोई हादसा हो गया हो और रोते हुए मुंह के आंचल से दबा दिया ताकि रोने की आवाज कमरे से बाहर ना जाए। विकास जी उनकी पीठ सहलाते रहे और थोड़ी देर बाद जब सुधा जी कुछ शायद हुई तो बोल पड़ी, आप अब चलिए यहाँ से। इतना ही अपमान कराना था तो यहाँ क्यों आए हो? इतना अपमान होता रहा, आप फिर भी उससे वह रोटी लेकर खाते रहे। तब बेहद निराश होकर बोले विकास जी, यह सोचकर खा लेता हूँ कि दुल्हन ने दिए हैं और भले ही खाना बहू ने बनाया हो, पर कमाई तो मेरे बेटे की ही है। बोलते हुए आंखें छल आई थी विकास जी, जिससे राम जी ने आगे बढ़कर अपने आंचल से पोंछा दिया था। सच, बुढ़ापा इंसान को इतना मजबूर बना देता है, जब शरीर की शक्ति क्षण होती है तो अपमान का गिलर भी पीना पड़ता है। आज सुधा जी को याद आ रहा था जो उनकी ने कहा था कि दादी कुछ भी हो जाए पर अपना घर बेटा बहू के नाम मत करना।
पर अब तो भावुकता से उनकी गलती हो गई और आंखें भी नम हो गईं। अब क्या हो सकता है? और दरअसल विकास जी और सुधा जी के दो बेटे थे। बड़ा बेटा संजय मुन्ना और छोटा बेटा सुरेश। संजय हमेशा से का लाडला रहा था। बड़ी मिन्नतों के बाद जन्मे अपनी पहली संतान को प्यार से देखते हुए सुधा जी ने जैसे कि आंखों पर पट्टी बांध ली थी। इसलिए संजय का स्वार्थ, स्वाभिमान और खुदगर्जी उन्हें दिखाई नहीं दी थी। संजय सुरेश के मुकाबले पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं देता था, पर अनुत्साहिता था। जैसे जैसे दोनों बड़े होते गए, संजय और भी प्यारा होने लगा। सुरेश अपने लक्ष्य को समर्पित होने लगा। संजय एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगा और सुरेश इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा करने के बाद नौकरी के सिलसिले में जो अमेरिका गया था, तो वह अमेरिका से भी लौट आया तो फिर भी वहीं की लड़की के साथ विवाह कर वहीं का होकर रह गया था। उसने अपने माता पिता से संपर्क तो नहीं तोड़ा था, पर उसने शादी एक भारतीय मूल की लड़की लीना से कर ली थी। उसके पिता अमेरिका में ही बस गए थे और वैसे तो माता पिता को कोई खास नाराजगी नहीं थी अपने बेटे से, क्योंकि उन्हें सुरेश से कोई उम्मीद भी नहीं थी। तो उन्हें कोई नाराजगी उन्होंने अपने बेटे से जाहिर नहीं की। उन्होंने तो सारी उम्मीद अपने बड़े बेटे संजय से लगा रखी थी। और जैसे ही विकास जी ने अपने सर्विस काल में सारी जमा पूंजी लगाकर मकान बनवाया था और वह मकान संजय के नाम करा दिया था। 4 साल पहले रेलवे की सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे विकास जी, और दोनों पति पत्नी आराम से रह रहे थे। मुन्ना एक प्राइवेट फर्म में था और बेंगलोर में सरकारी नौकरी करता था। वह पत्नी सहित दोनों बेटों चुन्नू और मुन्नू के साथ रह रहा था। अब उन्होंने वह अपना फ्लैट लेना था और पैसे कम पड़ गए थे। इसके अलावा उनके दिमाग में मकान और अकेले हड़पने की योजना भी बना रखी थी। छोटे बेटे सुरेश ने विदेशी लड़की से शादी कर ली और इतना ही नहीं, वहीं सुरेश वहीं रहने लगा। इसलिए माता पिता दोनों उनसे तो नाराज थे ही, और इसी का फायदा उठाया संजय ने। संजय के ससुर और सास भी उसकी कमाई पर पल रहे थे और उनके साथ ही रहते थे। अब विकास जी और सुधा जी के आ जाने से उन्हें संजय ने अलग एक किराए के घर में रखवा दिया था। क्योंकि वह माता पिता थे, इसलिए भी वंदना को सास ससुर इतना ज़्यादा झटक रहे थे। अब बड़ा सा घर हड़पने का सोच लिया तो उन्हें तिगड़म भी बड़ी लगानी पड़ रही थी। इसके लिए सुरेश की जिम्मेदारी और हिस्सेदारी घर पर ख़त्म करनी जरूरी थी। संजय और वंदना ने यह कहकर कि सुरेश ने तो लीना से लव मैरिज कर ली है और विदेशों में शादी या तो टिकती नहीं, सो अगर उनका तलाक हुआ और माता पिता ने घर और जायदाद का बंटवारा किया तो हमारे हिस्से में कुछ नहीं आएगा।
और एक हिस्सा लीना को भी मिलेगा और इस तरह मेहनत से बना हुआ घर किसी और के हाथ चला जाएगा। फिर अपनी माँ की भावनाओं को उकसाते हुए संजय बोला, सोचो माँ, जिस घर में आप ठाकुर जी की पूजा करते हो और वहाँ विदेश में मांस खाकर अपवित्र कर देंगे। सुनकर तिल मिला गई सुधा जी और किसी तरह विकास जी को जोर दिलाकर घर संजय के नाम करवा दिया था। तब तो बेटा बहू इतना मीठा बोलते और इतना मीठा कहते और सभी को खाना देते, इतना सम्मान भी देते और आदर देते हुए कि सुधा जी और विकास जी एकदम गदगद हो गए। और अब जब विकास जी उनकी बातों में आकर अपना सब कुछ छोड़कर उनके साथ आकर बेंगलोर में रहने चले गए, तब कुछ ही दिनों में वो लोग अपनी असलियत पर उतर आए थे और इधर माँ बाप परेशान थे, इधर विकास जी और सुधा जी से अपने मान और सम्मान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। पर उनका घर और पेंशन की मामूली रकम के अलावा और कोई संपत्ति तो नहीं थी। उनके पास घर तो मुन्ना अपने नाम लिखवा चुका था। पेंशन का अधिकांश रकम घर के राशन का खर्च हो जाता था। कुछ जो पैसे बचते थे वह उनकी बहू को दे दिया करते थे। बहू की ढिलाई तो इतनी थी कि मुन्ना के ऑफिस जाते ही घर के बड़े हुए खर्चे का रोना लेकर बैठ जाती और जब तक विकास जी को बाजार से सामान लाने भेज दिया करती और उन्हें पैसे देने का तो सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि बहू उन्हें याद दिलाना नहीं भूलती थी कि उन दोनों के आने से घर का खर्च भी बढ़ गया था और विकास जी को पेंशन तो मिलती ही थी और सारी पेंशन बहू अपने आप कब्जा लिया करती थी। कुल मिलाकर दूध सब्जी का खर्च तो विकास जी उठा ही रहे थे। अब कभी कभी राशन भी लाना पड़ जाता था। दोनों पति पत्नी साजने थे और उनके पैसे बेटा और बहू और बच्चों पर खर्च हो रहा था, इसलिए कुछ बोल ना पा रहे थे। पर ऐसे में पेंशन की सारी रकम कम बेश राशन पर ही खर्च हो जाती थी। हाँ, इतना ही नहीं, गनीमत था कि सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे, इसलिए मेडिकल फिजिकल ही मिलती हुई थी, वरना इस महंगाई में सभी बीमारियों में दवा दारू का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता था। और वह आज कल विकास और उसकी बहू को अफसोस हो रहा था कि उनके अपने बेटे मुन्ने की बात मानकर अपना मकान क्यों उनके नाम कर दिया। इन बातों को लेकर माता पिता रात दिन सोचते रहते थे। इन दिनों विकास जी अक्सर सोचा करते कि कम से कम घर अपना होता तो सिर पर एक इज्जत की छत तो होती, इतना अपमान और भी न होता, सहकर भी कभी भी किसी और के घर में नहीं रहते। और माता पिता का अफसोस अब जो व्यवहार मुन्ना और बहू उनके साथ कर रहे थे, तो इस घर और घर के लोगों को अपना तो नहीं ही कहा जा सकता। हाँ,
कितना सुंदर हवादार घर था वो, बड़ा सा। उस घर की खूबसूरती को और बढ़ा देते तो बचपन में दोनों बच्चे टायर लगाकर बड़े पेड़ से टांग दिया करते थे और झूलकर बहुत खुश होते थे। इतने में उनकी बहू बोली कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, लोग फ्लैट में रहने लगते हैं, पर विकास जी को वह हवादार बहुत प्रिय था जो अब मुन्ना अपने नाम करवाकर जल्दी से किसी बर्थडे पार्टी को बेच भी दिया था। कदाचित उनके मन में ये बात आई होगी कि अगर घर किसी को बेचा नहीं तो कल तो सुरेश उस पर अपना हक जमा सकता है। अब तो इतना प्यार दिखा रहे थे मुन्ना और बहू की, विकास जी को लगा कि वह कितना किस्मत वाले हैं जो उन्हें इतना अच्छा बेटा और बहू मिले हैं। लेकिन घर उनके नाम कराते ही लगभग 2-3 महीने के अंदर ही दोनों के साथ खराब व्यवहार करना शुरू कर दिया। माता और पिता सोचते रहते कि हमने इस बेटे के नाम अपनी सारी जायदाद नाम कर दी कि लोगों की सबसे पहले इंसान अपना रंग बदलता है। गिरगिट तो यूं ही बदनाम है। और आज जीवन संध्या में दोनों अपने सुने मन के आंगन को लेकर सोच रहे थे कि अब इसमें उजाला कौन करेगा, पर वो कहते ना कि हर परेशानी का हल होता है। एक दिन छोटे बेटे सुरेश का फोन आया तो दोनों संजोग से पार्क में थे। वह भी बहू को प्राइवेसी देने के लिए दोनों निकल गए थे, क्योंकि उनके रहने से बहू का मुंह हमेशा सूजा हुआ रहता था और उनको कैसे मना किया जाए कि हमारे घर में नहीं रहो। तो मुन्ना ने खुद कहा कि अम्मी अब्बू जी, आप लोग हमेशा घर में मत पड़े रहिएगा, बल्कि कभी कभी बाहर पार्क में घूम आइएगा। इतने में थोड़ा सा बहुत घूमना हो जाया करेगा, इनसे थोड़ा बंदना को सुकून मिल जाएगा। वैसे भी दोनों जब घर पर होते थे तो बेटा बहू दोनों की कड़ी नजर रहती थी कि वह किस से बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। इसलिए जब घर से किसी का फोन आता था तो वो नहीं लेते थे। आज दोनों पार्क में निकले तो आए कि खुली हवा में थोड़ी देर को अपना अपमान भूल कर बैठे थे। आखिर सरल हृदय जो था। आज संयोग अच्छा था जो सुरेश का फोन आया और विकास ने सामान्य बातचीत के बाद फोन सुधा जी को पकड़ा दिया था। सुधा जी ने रोते बिलखते हुए संजय से बात की और सारी कारस्तानी सुरेश को बता दी। इतने में सुनकर सुरेश स्तंभ रह गया और जल्दी आने का आश्वासन देते हुए बोला, एक खुशखबरी है माताजी और पिताजी की लीना माँ बनने वाली है। सुनकर दोनों हैरान रह गए। सुनकर दोनों बहुत खुश भी हुए और सुरेश जब आया तो माँ जी और पिताजी की दयनीय हालत देखकर उसे सारी परिस्थिति समझाने में देर नहीं लगी। सुरेश जान गया था कि अब
यह सब भैया भाभी ने बाबूजी का मकान हड़पने और सुरेश का हक मारने के लिए किया था। चूंकि भैया भाभी का व्यवहार उनके प्रति ठीक नहीं रहता था, इसलिए माता पिता को वह अपने घर ले गया और उनसे कहने लगा। उनके घर में भी नहीं ठहरा और होटल में ही रुका था। अब आगे की लड़ाई आसान तो बिल्कुल नहीं थी। छोटा बेटा माता पिता की तकलीफ देख नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि भैया और भाभी के घर अपने माता पिता से ढंग से बात करने को तरस गया था और वह अपनी माँ की आंखें को कांपते और होठों को कांपते हुए बहुत दुखी था। कहता कि भाभी हमेशा अपना कान उधर ही लगाए रहती कि वह सुरेश की माँ और पिताजी के कान तो नहीं भर रहे। इनके अलावा सुरेश ने जब यह चाहा कि जिस होटल में वह रुका है उसे घर लाया जाए और माता पिता को वहाँ ले जाया जाए, उन्हें बाजार घुमा लिया जाए और कुछ शॉपिंग भी करा दी जाए, तो उनकी अनुमति भी भैया भाभी ने यह कहकर नहीं दिया कि अब उनकी उम्र हो गई है। तब छोटा बेटा बहुत परेशान हो गया। बाहर का कुछ खाए पिए तो तबीयत खराब हो जाएगी। हालांकि संजीव और माँ बाबूजी तीनों यह समझ रहे थे कि इस बात में कोई दम नहीं है। बस संजय और वंदना चाहते थे कि माँ और पिताजी किसी से बात ना करें। अब सुरेश बाहर रहकर रिश्ते की अहमियत अच्छी तरह समझ चुका था कि माता पिता का सहयोग से सब काम हो जाते हैं, सो उसे अपने माता पिता के चेहरे पर मुस्कुराहट खिला हुआ देखने का एक ही उपाय समझ में आया कि किसी तरह उनका वह घर खरीद कर दे दूं तो वह खुश हो जाएंगे। सो उसने अपनी जमा पूंजी की मोटी रकम द्वारा उस मकान को खरीदने में लगा दी। बचपन से सुरेश यही देखता आ रहा था कि माता पिता अपना सारा प्यार संजय पर ही लुटाते आए हैं और लुटा रहे हैं। तो माता संजय भैया ने इतने करीबी थे कि वह कई बार सुरेश के साथ पक्षपातपूर्ण भरा रवैया भी अपना लेती थी और संजय से दबकर ही सुरेश बड़ा हुआ था। कहते हैं कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। वैसे ही बचपन में कई बार संजय के स्वार्थी स्वभाव का पता चल रहा था और दोनों भाइयों में आपसी में प्यार नहीं था, जिससे सुधा जी की ममता ढंग से देती थी। सुरेश इसी भेदभाव का झेल कर बड़ा हुआ था। वहीं उस उम्र में जाकर अब माता पिता को जब संजय की असलियत पता चली तो उन्होंने सुरेश पर भरोसा और उम्मीद करना शुरू कर दिया। अब कहीं जाकर सुरेश को अपने माता पिता का पूरा प्यार मिला और उन दोनों ने उसे जब संजय भैया के कारनामे का और स्वार्थ के बारे में पता चला तो उसने मन उनके लिए सहानुभूति से भर दिया। अपने देश से बाहर जाकर सुरेश और भी संवेदनशील हो गया था। जब
तक वह अपने देश वापस नहीं आया तो रिश्तों की अहमियत नहीं समझी। यहाँ तक कि रिश्तों की क्या अहमियत है एवं माता पिता की जगह कोई नहीं ले सकता। यह सब बातें सुरेश अब समझने लगा था। इसलिए विकास जी और सुधा जी के लिए उनका प्यार और बढ़ गया। इसलिए उनके लिए अब अपने माता पिता की खुशियों से बढ़कर और कुछ नहीं समझा था। अब के सुरेश दीपावली की छुट्टियों में कुछ दिन के लिए आया तो लीना और बच्चे को साथ लेकर आया। पहले की तरह होटल में ही ठहरा वो, और सबसे पहले उसने भैया और भाभी से माँ पिताजी को कुछ दिन से अपने लिए पास लाने के लिए अनुमति मांगने गया तो भाभी ने उसे खूब खरी खोटी सुनाते हुए कहा, हमें क्या पता आप इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हो, इन पर ध्यान रखोगे या नहीं। ध्यान रखना इनका, वैसे ये दोनों इतने चालाक और कामचोर हैं कि कोई भी इन्हें अपने घर में नहीं रख सकता है। देखना कहीं आप भी इनके चक्कर में पड़कर बर्बाद मत होना। सुरेश चाहता तो भाभी की बात का बहुत करारा जवाब दे देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पर इस समय उसे अपने माता पिता की भलाई के अलावा और कुछ नहीं मिला और ना ही दिखाई दे रहा था। इसलिए उसने जल्दी जल्दी उनका सामान पैक किया और अपने साथ ले गया और अपने साथ टैक्सी में बैठाकर जब सुधा जी और विकास जी घर से बाहर निकल रहे थे तो उस वक्त मुन्ना तो ऑफिस में नहीं आया था। वह बहू ने जानबूझकर रसोई में मसाला कूटने का काम ले लिया था ताकि वंदना को बाहर आकर उन्हें विदा न करना पड़े। वंदना अपने आप को इतना मारूफ थी कि वह चाहती थी कि माता पिता यहाँ से चले जाएं और माता पिता को देखने कोई रिश्तेदार भी न आए और वह उन्हें अपने पास रख कर ही सताए। खैर कोई नहीं, वह अभी खुश थी कि कुछ दिनों के लिए तो इसी तरह वृद्ध माता पिता से छुट्टी तो मिले कि वो कहीं चले जाएं। ऊपर से वंदना बोली, ले जाइए इन दोनों को सुरेश भैया, कुछ दिन इन्हें ले जाइए, अपने साथ रखिए, तब पता चलेगा कि ये माता पिता आपके कैसे हैं और बूढ़ों के साथ रहना कितना मुश्किल होता है। कुछ दिन बाद आप तो विदेश चले जाएंगे और फिर तो इन्हें हमारे ही सर पर पटक कर जाएंगे। वृद्धों के साथ रहना तो भी इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो, और यहाँ तो दो दो हैं और दोनों ही एक जैसे। अपने माता पिता के बारे में ऐसी बातें सुनकर सुरेश का खून खौल उठा और उसका तो मन किया कि वह भाभी को खरी खोटी सुनाए, पर संजय ने अपनी पत्नी का मुंह चुप करने की कोई कोशिश नहीं की। लेकिन उसे सब पता चल गया, बल्कि वह बगले झांक रहा था। उस दिन छोटी दीपावली थी, इसलिए चुन्नू और मुन्नू घर में ही थे।
और दादा दादी के जाने का नाम सुनकर दोनों रो पड़े और उनसे दादा दादी से लिपटकर रोने लगे, यह कहते हुए कि दादा दादी आप दोनों यहाँ जा रहे हो तो चाचू आप दादी दादा को यहाँ लेकर आ रहे थे और आ जाना। बच्चे की बातों से एक पल को तो सुधा और विकास जी का मन पिघलने को ही था कि अगले दिन ही पल बेटे बहू का प्रतिदिन का अपमान याद आ गया और वह दृढ़ कदमों से छोटे बेटे के साथ बाहर निकल गए। सुरेश कुछ नहीं कह रहा था। पूरे रास्ते वह चुपचाप रहे। जब गाड़ी स्टेशन की तरफ मुड़ी तब सुधा जी से नहीं रह गया, बेटा तू हमें कहाँ ले जा रहा है? सुरेश ने मुस्कुराकर कहा, माँ हम घर जा रहे हैं। और विकास जी की ओर मुसीबत होकर बोला, बापूजी मैंने हम तीनों का टिकट करवा लिया है, हम वहीं जा रहे हैं। आप दोनों के लिए एक सरप्राइज है। जो भी विकास जी व सुधा जी को तो इस बात का बिल्कुल शक भी नहीं हुआ कि सुरेश उन्हें वह मकान दिलवाएगा और उनके पास रहेगा। उन्होंने सोचा कि शायद उन्हें सुरेश जगह ले जाने चाहता है जहां उनकी जिंदगी के खूबसूरत पल और साल गुजरे थे। बहरहाल चिंताजन पहुंचकर सुरेश ने सीधे अलमाहिद के लिए अब टैक्सी किया। सुधा जी ने पूछा, सुरेश तू अपनी कॉलोनी में क्यों नहीं लिए जा रहा है इसको? और किसी के घर कोई शुभ समारोह है क्या? सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बस कुछ देर माँ। टैक्सी जब घर सामने पहुंची तो सुरेश ने दोनों को सहारा देते हुए उतारा और विकास जी के हाथ में घर की चाबी देकर बोला, बाबूजी लीजिए घर की चाबी और खोलिए घर का गेट और घर जाइए। अब इस घर को आपके लिए भी नहीं निकला सकता। मैंने यह घर खरीद लिया है। यह कहते हुए सुरेश माँ का हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गया। थोड़ी देर बाद सारा सामान अंदर रखकर सुरेश और विकास जी ने सुधा को इस सारे मामले को बताया तो वह बहुत ही दृश्य दिखाई दिया। सुधा जी घर की हर कोने को, हर दरवाजे खिड़की को पकड़कर लिपटकर ऐसे रो रही थी कि जैसे कोई माँ अपने बिछड़े बच्चे को पकड़कर रोती थी। और थोड़ी देर में बच्चे की तरह खुश होकर बोली, अरे सुरेश तूने तो मेरे ठाकुर जी को भी बुला लिया होगा। इतने में ही सुरेश बोला, हाँ माँ और चाय का सामान भी है। वाह क्या बात है बेटा, क्या बात है, वाह बेटा वाह। विकास जी चाय के शौकीन थे, सो बोल पड़े। कुछ देर बाद सुरेश लीना और बच्चे को भी लेकर आया और लीना अपनी मम्मी के घर ठहर गई थी जो इंडिया में रहने लगी थी। चिंताजनक
के समीप आसनसोल में लीना के मामा का घर भी था और लीना वहाँ अपने माता पिता के पास आ गई। आज सब इकट्ठा हुए थे और विकास जी व सुधा जी अपनी छोटी बहू और पोते से मिलकर गदगद हो गए थे। और आज घर में खाना बन रहा था, स्वादिष्ट खाना बना हुआ था और बनाया गया था। इसमें किसी का अपमान जो नहीं छुपा था और आज रोटियां गिनकर नहीं बनी थी, क्योंकि इस घर में कभी भी रोटियां गिनकर नहीं बनती थी। एक बेटे ने आगे बढ़कर माँ पिताजी को स्वाभिमान की जिंदगी दी थी और आज सुधा जी और विकास जी सोच रहे थे कि जैसे सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही सारे बच्चों के संस्कार एक जैसे नहीं होते। जहां संजय ऐसा स्वाभिमान और मतलबी बेटा है, वही सुरेश जैसा बेटा भी उन्हें ही जना है। मान सम्मान से बढ़कर और क्या हो सकता है भला बेटा, हमें तो मान सम्मान ही चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे हिंदी स्टोरी कविता राजपूत चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंचे। स्टोरी नंबर 2 अगली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। ऐसा होता है औरत का चरित्र। एक बार एक जवान औरत कुएं में से पानी भर रही थी। तभी एक आदमी वहां पहुंचा। उस आदमी ने औरत से थोड़ा सा पानी पीने के लिए कहा। औरत ने भी खुशी से उस पानी को पिला दिया। पानी पीने के बाद उस औरत से पूछा कि आप मुझे बता सकती हैं कि भगवान भी किसी और चरित्र को बता क्यों नहीं सकते? क्योंकि इतना कहने पर वह औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ मुझे बचाओ, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। उनकी आवाज़ सुनकर गांव के लोगों ने उस कुएं की ओर दौड़ना शुरू कर दिया और वह उस आदमी ने भरे गोले से कहा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तो उस औरत का कहना था कि ताकि गांव वाले आए और आपको इतना पीटे कि आपकी सारी अकड़ निकल जाए और आप होश ठिकाने लगा दें। यह बात सुनकर उस आदमी ने कहा कि अरे मैंने ऐसी कौन सी गलती की है जो मुझे माफ़ करो। मैं तो आपको भला और इज्जतदार औरत समझता था, लेकिन आप तो बहुत तेज दिमाग की औरत निकली। और तभी उस औरत ने कुएं के पास रखा मटके के सारा पानी बखेर दिया और मटके को फोड़ दिया, शरीर पर डाल लिया और अपने शरीर को पूरी तरह भिगोकर डाला ताकि लोगों को शक हो जाए कि इसने इसके साथ बदतमीजी की है। इतनी देर में गांव वाले भी कुएं के पास पहुंच गए। गांव वाले ने उस औरत से पूछा कि क्या हुआ बिटिया, और क्या हुआ बहू, और क्या हुआ? औरत ने कहा मैं कुएं में गिर गई थी, इसी भले आदमी ने मुझको बचा लिया। ये आदमी बहुत भला है। यह आदमी यहाँ नहीं होता तो आज मेरी जान ही चली जाती और मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाती। गांव वालों ने उस आदमी की
बहुत तारीफ की और उसको कंधे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाया ताकि उसका खूब आदर और सम्मान किया जाए और उसका इनाम भी उसको दिया जाए।